आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11 जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में तुल्यकीय भार की गणना के बारे में बता रहे थे, हम कैसे तुल्यकीय भार ज्ञात करते हैं। तो कल हम आपको अम्ल का तुल्यकीय भार ज्ञात करने के लिए बताए थे। आज है आपका भस्म का तुल्यकीय भार, यानी हम भस्म का तुल्यकीय भार कैसे ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला आपका यही रहेगा। यदि मान के हमको भस्म का तुल्यकीय भार ज्ञात करना है तो हम इसके फार्मूला में जोड़ेंगे क्या, भस्म का तुल्यकीय भार बराबर होगा भस्म का अणुभार बटे अम्लीयता। जैसे आपसे पूछा जाए NaOH का तुल्यकीय भार ज्ञात करिए, तो NaOH आपका क्या है, भस्म है, क्योंकि इसमें OH उपस्थित है। लिखेंगे NaOH का अणुभार बटे अम्लीयता। यहां पे आपका अणुभार आप जानते हैं कि जो भी उसमें परमाणु होते हैं उनके परमाणु भारों को यदि हम जोड़ देते हैं आपस में तो हमारा अणुभार निकल जाता है। यहाँ पे आपका Na का 23 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। अब अम्लीयता क्या होती है, तो देखिए इसमें विस्थापनी OH की संख्या कितनी है, 1 है, यानी यहाँ पे OH की संख्या आपकी केवल सिंगल 1 है। तो यहाँ पे आपका अम्लीयता कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा बराबर 7 3 10 2 3 4 1 बराबर हो जाएगा आपका 40। इस तरह से आप यदि आपसे पूछा जाए कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का गैस का तुल्यकीय भार क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप CaOH का अणुभार बटे अम्लीयता। यहाँ पे आपका हो जाएगा कैल्शियम का परमाणु भार 24 प्लस 2 ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। यहाँ पे अम्लीयता देखिए कितना होगा, यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, 2 है, यानी विस्थापनी OH हाइड्रोक्साइड आयन कितना है आपका, 2 है। यहाँ पे अम्लीयता इसकी 2 हो जाएगी। 24 प्लस 17 गुना के 34 बटे 2 बराबर हो जाएगा आपका 58 बटे 2। इसको आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 29, यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का तुल्यकीय भार कितना हो जाएगा, आपका 29 हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको समीकरण लिख करके पूछ देता है तो वहां पे आप कैसे लगाएंगे। मान लीजिए समीकरण आपका लिखा हुआ है, तो इसमें आपका NaOH का तुल्यकीय भार आपका यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम फिर ये देखेंगे कि इसमें से कितना हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, और जितना हाइड्रोजन विस्थापित हुआ होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, अम्लीयता होगा। यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पे OH की संख्या 2 है, यानी कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, यानी विस्थापित कितना हुआ है, 1 हुआ है। तो यहाँ पे अम्लीयता उसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी AlOH का तुल्यकीय भार बराबर हो जाएगा
OH का का अणुभार बटे अम्लीयता, एल्युमिनियम का आप जानते हैं 27 होता है, प्लस 3 16 प्लस 1 बटे अम्लीयता जितना विस्थापित होगा तो एक विस्थापित हो रहा है OH, हो जाएगा आपका 27 प्लस 51 बटे 1 बराबर हो जाएगा 1 बराबर 78। यानी इस तरह से यदि कोई समीकरण दिया तो हम उसमें ये देखें कितना विस्थापित हो रहा है, वही उसकी अम्लीयता हो जाती है। अब आगे है आपका मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल अवधारणा क्या होता है, इसके बारे में अब आपको बताएंगे। आगे आपका मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, इस जो मोल अवधारणा होता है, इसको यदि आप नहीं जानते हैं तो आपने केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं जाना। यानी केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल होता है वो आपका इसी मोल कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होता है, यानी जिसको आप केमिस्ट्री का बेस करते हैं, न्यूमेरिकल्स का। तो मोल होता क्या है, मोल को समझने से पहले हम कुछ इकाइयों के बारे में जानेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 दर्जन केले, आपके दिमाग में तुरंत आता है कि 12 केले। आपसे कहा जाए 1 सैकड़ा, तो तुरंत आपके दिमाग में आता है कि 100 होता है। आपसे कहा जाए 1 स्पून बराबर होता है 20, चाहे अंडा हो, केला हो, कुछ भी हो सकता है आपका। इसी तरह से आपका जो मोल होता है वो भी आपका एक संख्या होता है, यानी 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10 पे 23। जिस तरह से ये सभी क्या कर रहे हैं, एक संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह से एक मोल भी जो होता है आपका एक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के द्वारा, ये पात्र है, इसमें आपका चावल के दाने, चावल के दाने, तो आपसे कहा जाए, इसको हम कह सकते हैं कि 1 मोल चावल, यानी इस पात्र में जो है रखा गया उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी 1 मोल चावल बराबर हो जाएगा कितना के बराबर, इतने के बराबर हो जाएगा, यानी 6.022 गुणे 10 पे 23 चावल के कण या दाने कर सकते हैं। यानी क्या कर रहा है, एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोल है, इसको हम चावल, गेहूं, आलू या इन सभी के लिए हम प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग हम केवल रसायन विज्ञान में ही करते हैं। जैसे आपका ये चाक है, तो चाक में आपका कितना कण है, इसको यदि हम गिनेंगे तो दर्जन के हिसाब से अरबों खरबों में चला जाएगा। इसलिए इसको गिनने के लिए हम एक बड़ी इकाई का प्रयोग करते हैं, तो जो कि आपका एक मोल होता है, यानी मोल में इतनी आपके संख्या होते हैं। तो आपका जो मोल है उसकी परिभाषा क्या होता है कि 1 मोल वह संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों, यानी वह कण आपका क्या हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, की संख्या के बराबर होता है। और संख्या क्या होती है, तो प्रयोग के द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में आपके 6.022 गुणे 10 पे 23 परमाणु होते हैं। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में आपके इतने परमाणु प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 मोल जो बराबर होता है आपका 6.022 गुणे 10 पे 23 कण
आपको कण के बारे में बताया कि एक हो सकता है आपका। तो इस प्रकार से जो मोल संख्या है आपका, ये जो मोल संख्या है, इसको नंबर ऑफ एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। यानी जो मोल संख्या होता है इसको एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। एवोगैड्रो संख्या यानी एवोगैड्रो एक वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन इन्होंने इसको खोजा नहीं है, इसको खोजने वाले नोमिस्ट हैं और अन्य वैज्ञानिकों ने खोजा है। लेकिन रसायन विज्ञान में इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इनके नाम पर ही इस संख्या को नाम दे दिया गया, यानी एवोगैड्रो संख्या। इसको हम यानी ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है हम इसको आपको कल डिफाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।